ही का तमाम ये संबोधिवाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के खास पेशकश मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आप सभी को दशहरे की, दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं हाजिर हूं आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो। और इन तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन जी हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद विपुल, और दशहरे की शुभकामनाएं आपको भी, आपके सारे व्यूअर्स को भी। धन्यवाद सर। और पवन जी के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले जरा फटाफट आपको ये बता देते हैं कि आज के मनी सेंट्रल में हम किन महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने वाले हैं, कौन सी खबरें रहेंगी आज हमारी इस चर्चा का हिस्सा। तो नजर डालते हैं सबसे पहले ऑन द शो पर। ई कॉमर्स के डार्क पैटर्न पर अब है सरकार की नज़र। जी हाँ, इसको लेकर के पहले भी मनी सेंट्रल पे हम बातचीत कर चुके हैं और क्यों सरकार नज़र रख रही है डिटेल में करेंगे बातचीत। इसके अलावा आईटी सेक्टर में लौटने लगे हैं रोजगार और लगातार आईटी कंपनियों के नतीजों का दौर अब शुरू हो गया है। टीसीएस के बाद बाकी कंपनियों के भी नतीजे आने वाले हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए आईटी कंपनियों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। शेयरों में म्यूचुअल फंड का निवेश घटा है और इसके क्या कुछ कारण हैं, इस पर भी हम करेंगे डिटेल में बातचीत। बदलेगी दुनिया भर में कारोबार की ग्रोथ। जी हाँ, क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको थोड़ी देर में। सैकड़ों हाउसिंग प्रोजेक्ट से दूरी बनाने की सलाह किसकी तरफ से दी गई है, क्या है पूरी खबर, ये भी होगी हमारी इस चर्चा का हिस्सा। और रियल्टी कंपनियों के ऊपर से घटा है कर्ज का बोझ, तो इसका भी फायदा किसको मिलेगा, क्या कुछ पूरी खबर है, डिटेल में होगी बातचीत। लेकिन सबसे पहले बात जरा कर लेते हैं ऑनलाइन सेल्स की। जी हाँ, त्योहारी सीजन में बढ़ने वाली ऑनलाइन सेल्स को देखते हुए सरकार की नज़र उन ई कॉमर्स कंपनियों पर लगी हुई है जो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करती हैं। डार्क पैटर्न के जरिए ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने के लिए उकसाती हैं। इसको लेकर के सरकार ने कुछ नियम भी बना रखे हैं और त्योहारी सीजन को देखते हुए ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर नज़र रखी जा रही है कि डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। दोषी पाए जाने वाली कंपनियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है। सर, सरकार लगातार नज़रें बनाए हुई है डार्क पैटर्न्स को लेकर के, लेकिन वो तो लगातार जारी ही हैं। क्या इस त्योहारी सीज़न पे कुछ एक्शन ले पाएगी सरकार, या फिर आपको लगता है कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेंगी? कैसे देख रहे हैं आप? विपुल, बड़े पता है हम सब लोग ना बहुत जार्गन में फंसते हैं। ये डार्क पैटर्न है, ये मिस सेलिंग है। जब इंश्योरेंस कंपनी आती है तो हम लोग मिस सेलिंग का इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं। कल ही हम लोग किसी प्रोग्राम पे बात कर रहे थे कि व्यूअर्स को अब जो आप डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं देते हैं उसके लिए अलग जार्गन हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये ना एक जार्गन्स का फर्क आप समझिए। आप यूं समझिए कि जबरदस्ती बेचना, धोखे में देके बेचना, आपको डिजाइन गलत बताना, उसके अलावा ये कहना कि साहब हमारे पास स्टॉक में अगले 3 घंटे के लिए 2 ही पीसे बचे हुए हैं, ये सारी चीजें डार्क पैटर्न के दायरे में आती हैं। इस पे डार्क पैटर्न पे बहुत दिन से, मतलब आप लगाए कम से कम 3-4 महीने से सीसीपीए के जो लोग अधिकारी बात कर रहे थे, जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो इस पे बात कर रही थी। तो इस पे जो हालात हैं ये बहुत चिंताजनक है। और जैसे देखिए पहले क्या होता था कि पहले कंपनियां अलग अलग तरीके से ग्राहकों को लुभाती थी, उनके साथ धोखा होता था, मिसलिंग होती थी, उनकी कार्रवाई नहीं की जाती थी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, जो दूसरे और माध्यम है वो इतना सघन है, उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है, वो इतना ज्यादा एक्टिव है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई मिनिस्टर को ट्वीट कर देता है, कोई सेक्रेटरी को ट्वीट कर देता है, कोई किसी को इन सबसे फर्क नहीं पड़ता तो वो पीएमओ को ट्वीट कर देता है। तो इसमें ना अफसरों को थोड़ा अलर्ट रहने का एक कहें तो बहाना है। आप सरकार की उसमें नजर है, आप ज्यादा इसमें करेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये इस बात का संकेत है। लेकिन यह है कि इस देश में तो है तू डाल डाल में पात पात, सरकार कोई और कम्युनिकेशन निकालेगी, सरकार कोई और तरीके निकालेगी, कंपनियों के पास कुछ और तरीके आ जाते हैं। और मोरओवर दिक्कत इस बात की है कि जो खरीदते हैं, मतलब ये कहूंगा तो शायद मुझे लोग कोसेंगे भी, पर हम ये कह रहे हैं कि किसी ने आपको मान लीजिए फोन किया या किसी ने कहा कि साहब आप खरीद लीजिए, जल्दबाजी में डिजाइन कोई और दिखा दिया, किसी और एंगल से दिखा दिया,
आप, मैं ये कह रहा हूँ, अल्टीमेट फैसला तो हम सबका है, हमारा है ना। तो बिल्कुल। हम उसमें क्यों उन बातों में हम आते हैं। तो हमें लगता है कि एक ये एडवाइजरी के तौर पे मेरी सलाह ये रहती है कि आप पहले सोच समझ के देखिए, किसी के बहकावे में ना आइए, न किसी के दबाव में आइए। प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसी कोई आफत नहीं आ रही है, बाद में खरीदा जाएगा, उसमें क्या मुश्किल है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि सरकार अगर इस पे एक्शन लेना चाहती है, एक्शन लेने की बात कर रही है, तो ये तो अच्छी बात है, कंज्यूमर के फायदे में है। बिल्कुल। नहीं, अब उसमें सर ये एक बात आपकी सही है, लेकिन बहुत बार आपको आपके माइंड को पढ़ करके एआई के ज़रिए लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, तो वो शायद सरकार नहीं चाहती है कि इस तरीके से लोगों को फोर्स किया जाए कि लोग अपनी अपनी बचत को जो है गलत तरीके से खर्च करें ताकि उनको बाद में नुकसान हो। जी, इस बीच बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, इस बीच सर आईटी सेक्टर को लेकर के अब फिर से रोजगार के आंकड़े निकलने लगे हैं। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने गुरुवार को सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। नतीजों में आपको बता दें कि रोजगार का आंकड़ा बढ़ करके अब 5,700 से ज़्यादा बढ़ करके 6.13 लाख करोड़ का 6.13 लाख के करीब पहुंच गया है। इस साल अप्रैल से सितंबर तक कंपनी का कुल हेडकाउंट 11,000 से ज़्यादा बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में पूरे साल के अंदर टीसीएस में हेडकाउंट 13,000 से ज़्यादा घट गया था और टॉप 3 आईटी जो कंपनियां हैं उनमें हेडकाउंट 64,000 से ज़्यादा घट गया था। लेकिन अब आईटी सेक्टर में सुधार देखने को मिल रहा है, जिस वजह से सेक्टर की कंपनियों में नौकरियां भी खुलने लगी हैं। तो सर क्या ये मान के चलें कि अब आईटी कंपनियों के लिए जो साल भर पहले एक बुरा दौर देखने को मिल रहा था और छटनी, सैलरी कट और तमाम चीज़ें जो देखने को मिल रही थी, वो दौर अब पलट गया है, दोबारा से हायरिंग शुरू हो रही है, अच्छी खबर है ये? देखिए, नंबर विपुल हायर किए जा रहे होंगे। नंबर के साथ साथ जो सैलरी की आपने बात की, सैलरी उस जगह पे आएगी, या सैलरी एक कहें तो संतोषजनक सैलरी, या आपके डिजायर के मुताबिक जो आप एक्सपेक्ट करते हैं सैलरी, उसी लेवल पे आपको मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है आने वाले टाइम में। आप देखिएगा तो ऑन इन एवरेज सैलरी पिछले कई सालों से लगभग आपको इन कंपनियों में ऐसे लगेगा कि जैसे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। आप उस दिन भी मैं आपसे जब बात कर रहा था तो मैं आपको इस बात को मैंने तस्दीक किया कि जो सैलरी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको लगेगा साहब इतने इंजीनियर्स आ रहे हैं पढ़कर अलग अलग देश के कॉलेजों से, और आप इस लेवल के लोग हायर कर रहे हैं 60,000 की सैलरी पे, 40,000 की सैलरी पे, 50,000 की सैलरी पे। और इन सब में देखिएगा तो इन्फोसिस में और खास करके टीसीएस में आपको मिलेगा सैलरी स्ट्रक्चर बाकी दूसरी और जगहों से थोड़ा सा 19 मिलेगा। आप टेक महिंद्रा की बात कर लेंगे, थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। आप दूसरी जो आईटी कंपनीज हैं तो उसको देखिएगा तो आपको सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर मिलेगा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि देश की बड़ी कंपनी, सबसे ज्यादा इसके पास ऑर्डर और रेपुटेशन इसका बढ़िया, टाटा ग्रुप की कंपनी, फिर भी इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है वहां पे क्यों मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक 19 वाली हालत है। बावजूद इसके हम ये कहेंगे कि टीसीएस हो या जो दूसरी कंपनी हो, हम उस दिन भी आपको आगाह कर रहे थे कि जो खासकर बीएफएसआई में जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वहां पे जो डिमांड है आईटी के लोगों की वो बहुत ज्यादा है। अब इन सब जगहों पे तो रिवाइवल है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, साउथ अमेरिका से ऑर्डर्स हैं, बाकी और दूसरे दुनिया के अलग देशों से ऑर्डर हैं। तो ये खासकर जो हम लोग एक फौज उतार रहे हैं, एक रंगरूट उतार रहे हैं इंजीनियर बना के, और उन जगहों पे अगर उनका कंजम्पशन है तो मेरे ख्याल से अनएम्प्लॉयमेंट को काफी हद तक जो है कंटेन करने में हेल्प होगी। हमारे लिए अच्छी खबर ये है कि जो जितने लोग, बहुत लार्ज नंबर में आईटी से लोग निकलते हैं, अगर वो सेट हो रहे हैं टीसीएस में, किसी और कंपनी में, बहुत ढेर सारी कंपनी में, तो ये सरकार के लिए अच्छी खबर है, ये इस देश के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि टीसीएस के नतीजों के बाद थोड़ा सा उम्मीद से नाउम्मीदी देखने को मिली। नतीजों के बाद तो टीसीएस के शेयर में दबाव देखने को मिला। करीब 2% के आसपास की गिरावट के साथ टीसीएस का शेयर शुक्रवार के सत्र में बंद हुआ है। और इसके अलावा हालांकि बाकी आईटी कंपनियों के भी उम्मीदें बरकरार हैं। अगले हफ्ते आने वाले एचसीएल टेक के नतीजों को से उम्मीद को लेकर के करीब 1.25% की तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली है। इस बीच म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम्स में आने वाले मासिक निवेश में सितंबर के दौरान करीब 10% की गिरावट देखने को मिली। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के संगठन एमफी के मुताबिक सितंबर के दौरान इक्विटी स्कीम में 34,419 करोड़ रुपए का निवेश आया है।
इससे पहले अगस्त के दौरान 38,239 करोड़ रुपए का निवेश आया था। हालांकि इक्विटी स्कीम में कुल मासिक निवेश में कमी के बावजूद एसआईपी के जरिए आने वाला निवेश सितंबर के दौरान 24,509 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। हालांकि सर अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट घटा ज़रूर है, लेकिन एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्टमेंट जो है वो नया रिकॉर्ड हाई बन रहा है। इसका मतलब एक तो ये है कि लोगों का भरोसा अभी भी इतनी वोलेटिलिटी के बावजूद इक्विटी पर बरकरार दिखाई दे रहा है। आप क्या वजह मानते हैं जो थोड़ा सी गिरावट देखने को मिली है जो टोटल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है म्यूचुअल फंड में? इसमें दो अलग अलग बातें जो डिस्कस की विपुल आपने, एक तो एसआईपी का आपने एग्जांपल दिया। देखिए एसआईपी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे तो पहले एसआईपी का लोग नाम भी नहीं जानते थे, उसका मतलब नहीं समझते थे। तो एक तो अवेयरनेस उसमें बढ़ा है, प्लस उसमें जो इन्वेस्टमेंट, जो एसआईपी में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भरोसा बढ़ा है। आप देखेंगे तो उसमें जिसके पास एक मुश्त पैसे नहीं है, जिसको आप इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करना होता है, जिसको छोटी छोटी रकम इन्वेस्ट करनी होती है, तो उसमें वहां पे एक ठहराव भी है, प्लस उसमें ना एक आपको एल्बो रूम मिलता है, एक लंबा टाइम मिलता है आपके लिए। जहां तक म्यूचुअल फंड की बात है तो ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास एक तो सेंस ऑफ अर्जेंसी है थोड़ी सी, डायरेक्ट जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं उसकी तुलना में नहीं, लेकिन आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है। दूसरा, मार्केट में जो हल्का फुल्का जो वॉलेटिलिटी देखा है आपने, खासकर जून के बाद, अभी भी आपने देखा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में, सितंबर के लास्ट वीक वगैरह में जो वॉलेटिलिटी आई, तो इसका असर मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पे भी दिखा होगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको छोटी रकम से काम नहीं चलता। आप करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप एसआईपी के की तुलना में आप देखेंगे तो उसका साइज आपको बड़ा दिखाई देगा। तो ऐसे में लोगों को एक मुश्त निवेश के लिए मुझे लगता है वहां से थोड़ा सा एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी बनी है। तो इस हिसाब से आपने देखा, इसीलिए मेरे ख्याल से वहां पे आपको ये डेटा डाउन दिख रहा है। बिल्कुल। दूसरा, लोगों के मन में एक आशंका भी ये भी हो सकती है कि बाजार नए रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया था तो लोगों को लगा कि गिरावट हो सकती है, तो इसलिए अभी बाजार में निवेश ना किया जाए डायरेक्ट जो है। तो जिनकी एसआईपी चल रही है, ये तो तय है कि जिनकी एसआईपी चल रही है उन्होंने बंद नहीं की है, बल्कि जो कुछ नई एसआईपी शुरू होंगी इस वजह से ही शायद ये नंबर रिकॉर्ड हाई के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, जो लगातार पिछले महीनों में रिकॉर्ड बन रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आई है इन्वेस्टमेंट पे। इस बीच विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने साल 2024 और 25 के लिए वैश्विक व्यापार की ग्रोथ के अनुमान में अब बदलाव किया है। 2024 में ग्लोबल गुड्स ट्रेड ग्रोथ के अनुमान को 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा करके 2.7% ग्रोथ होने का अनुमान लगाया है। हालांकि अगले साल के ग्रोथ अनुमान में 30 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। 2025 के दौरान ग्लोबल गुड्स ट्रेड की ग्रोथ 3% के आसपास रहने का अनुमान है। सर, कैसे पढ़ रहे हैं इस खबर को आप? क्या कुछ इसके मायने निकल के आ रहे हैं? विपुल, मुझे इन्होंने जो डाउनवर्ड रिवीजन किया है, मुझे कोई, मैं बहुत शॉक नहीं हूं, मैं बहुत सरप्राइज नहीं हूं। देखिए, जो इनका ग्लोबल ट्रेड आउटलुक है, एंड स्टेटिस्टिक्स जिसको ये बोलते हैं, उसमें उस फोरकास्ट में ये बताया गया है कि जो डाउन साइड है उसकी वजह समझिएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि साहब, हमारा ये जो हमारा स्टडी है वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो परसिस्ट कर रहा है, कहीं कहीं उसके बढ़ने के चांसेस हैं। दूसरा जो है वो जियो पॉलिटिकल टेंशन, वो पिछले एक साल की तुलना में कहीं कहीं या तो उसका लेवल वही है, वो परसिस्ट कर रहा है, आगे उसके बढ़ने के चांस हैं। जो तीसरा सबसे बड़ा है वो पॉलिसी अनसर्टेनिटी है। अब पॉलिसी अनसर्टेनिटी से आप देखेंगे, जियो पॉलिटिकल टेंशन आप समझते हैं, आपके पास रेड सी क्राइसिस चल रहा है, आपके पास मिडिल ईस्ट की क्राइसिस चल रहा है, आप देख रहे हैं जो शिपिंग लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, आपने अभी 2-3 हफ्ते में जो कंटेनर्स की कमी देखी, वो सारे लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम देखी तो ट्रेड में, वो सब मिलके आपको ये जो पाइल अप हुआ है प्रॉब्लम, उसकी वजह से इन्होंने डाउनवर्ड रिवीजन किया है। जो हालात दूसरी जगह बन रहे हैं, जैसे फर्ज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि चाइना में जो स्टेप्स लिए हैं, उस स्टेप्स का चाइना पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। चाइना से ट्रेड अगर इम्पैक्ट होता है तो उस दिन भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि उसका फर्क जो है वो पैसिफिक पे पड़ेगा, उसका फर्क जो साउथ ईस्ट एशिया के बाकी और देशों पे पड़ेगा। आप जो कंटेनर की समस्या देख रहे हैं, उसका लॉजिस्टिक्स का उसकी आवाजाही में दिक्कत होगी तो ट्रेड पे उसका असर दिखेगा। रेड सी के जरिए
अगर आपका शिपमेंट नहीं जा रहा है, वो केप ऑफ गुड होप होके जा रहा है, दूसरे और रास्ते हैं, तो जाहिर है कि या तो उसमें उसमें देरी लगेगी और साथ ही साथ वो आपका जो शिपमेंट है वो महंगा होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, तो उस वजह से जो ट्रेड है उसमें धीमापन आ सकता है। तो जो ये सारी वजहें आप देख रहे हैं, ये वजहें कहीं कहीं परसिस्ट की कर रही हैं, पहले से बेहतर, पहले से ज्यादा, और कहीं कहीं इससे ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो चांसेस हैं तो थोड़ा रिस्क भी है। तो जब रिस्क है तो आपको जो डाउनवर्ड डिवीजन दिख रहे हैं वो उनकी वजह आपको साफ साफ ये सब दिख रही हैं। ठीक। इस बीच महाराष्ट्र की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि महारेरा ने ऐसे 314 हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर के घर खरीदारों को सावधान किया है जो कि उनके साथ या तो रजिस्टर हैं या लेकिन एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 236 प्रोजेक्ट्स मुंबई, 52 पुणे और बाकी महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में चल रहे हैं। सभी प्रोजेक्ट की लिस्ट महाराष्ट्र रेरा की वेबसाइट पर भी पब्लिश कर दी गई है। इन प्रोजेक्ट्स में 64 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जहां पर 84% घर बिक चुके हैं। सर, अब जो घर बिक चुके हैं 84% से ज़्यादा, उनके लिए क्या विकल्प बचे हुए हैं और इसके मायने क्या निकाले जाएं? विकल्प तो विपुल मुझे कुछ अभी लगता नहीं कि कोई उनके पास विकल्प है, क्योंकि जब एनसीएलटी में मामला चल रहा है, जब तक होगा तब तक देखिए कुछ ऐसे भी केसेस आपको दिखे होंगे पूरे देश में, इवन नोएडा में जहां हम लोग सब बैठे हुए हैं वहां पे भी कि एनसीएलटी में केस चल रहा है, फिर भी कुछ प्रोजेक्ट्स है जो बिल्डर्स ने पूरे किए और उसको डिलीवर किया और फाइनली आज की तारीख में उसमें लोग रह रहे हैं। तो इसमें ऐसे पैनिक होने से कोई कुछ होना जाना है अभी नहीं। पर हम आपको ये बता सकते हैं कि इस तरह से पहले पिछले 1.5 साल में आप लगाइए तो पहले भी करीब मुझे लगता है कि 308 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पे महाराष्ट्र रेरा ने लोगों को इस तरह से अवेयर किया जिसमें लोगों के पैसे लगे हुए थे। और जो उस तरह के प्रोजेक्ट हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बल्कि बता रहा हूँ, इस बार भी अब 314 ऐसे प्रोजेक्ट हैं। इसमें ज्यादातर प्रोजेक्ट वो हैं जो इसमें नागपुर जैसे शहर में कम प्रोजेक्ट हैं, ज्यादातर बॉम्बे में है और आप लगा लीजिए बॉम्बे में है और पुणे में है। तो ये सब प्रोजेक्ट वो हैं जहां पे कि कहीं पे थोड़ी बहुत डिलीवरी लोगों को हो गई है, कुछ लोग कहाँ पे कहीं पे लोगों की डिलीवरी नहीं हुई है, लेकिन मोर और लेस आगे जाके जो पोटेंशियल बायर्स हैं, वो जाके पोटेंशियल बायर्स से मैंने मतलब जो खरीदने का सोच रहे हैं, खरीदने का प्लान कर रहे हैं या हाफ वे थ्रू चले गए हैं पर फिर भी वहां से वापस लौट सकते हैं, अभी ऐसे लोगों को आगाह करने के लिए, उसको अवेयर करने के लिए, ताकि वो आगे जाके परेशानी में न फंसे, उनकी खरीदारी न फंस जाए। तो उस सूरत में ये महाराष्ट्र रेरा की तरफ से जो सावधान किया जा रहा है, ये एक अच्छा स्टेप इसलिए है कि जो अब तक बचे हुए कम से कम वो उस चंगुल में ना आए। ठीक सर। इस बीच शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों पर 6 साल पहले जितना कर्ज हुआ करता था वो कर्ज अब आधा भी नहीं बचा है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनरॉक की रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के अंत तक टॉप 8 लिस्टेड रियल्टी कंपनियों पर कुल कर्ज 20,808 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में ये आंकड़ा 44,817 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 6 वर्षों के दौरान रियल्टी कंपनियों की बुकिंग वैल्यू में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से उन पर कर्ज में कमी आई है। और ये रिपोर्ट जो है वो कल सामने निकल कर के आई थी। उसके बाद से रियल्टी शेयरों में हमने काफ़ी तेज़ी भी देखी थी। आज थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली है। सर, ये अच्छी खबर है रियल्टी शेयरों के लिए, रियल्टी कंपनियों के लिए, क्योंकि कर्ज घट रहा है तो निश्चित रूप से उनकी जो ब्याज उनको देना पड़ता था उसमें कमी आई है, तो वो पैसे जो ब्याज में देते थे वो अपने आने वाले विस्तार में खर्च कर सकेंगे। देखिए विपुल, ये जो फाइनेंशियल ईयर जैसे 18-19 की आप बात करेंगे तो कुल आप जो डेट आप इस देश में देख रहे थे इनका वो करीब वो 45,000 करोड़ के आसपास था। वो घट के जो पहला क्वार्टर है आप 2024-25 मतलब हम अप्रैल से लेके जून की बात कर रहे हैं, वो करीब करीब घट के इनका पहुंच गया है करीब 20,000 करीब 21,000 करोड़ के आसपास। अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपने देखा होगा कि जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, 2014 के बाद सालों तक रियल्टी सेक्टर पूरे देश में, ऐसा नहीं कि कोई नॉर्थ इंडिया, ऐसा नहीं कोई साउथ इंडिया, पूरे देश में आप दिल्ली से लेके, नोएडा से लेके, केरला में कोच्चि से लेके और जहां भी नए ग्रोथ एरियाज थे, नया जो रियल एस्टेट जहां डेवलपमेंट हो रहा था, वो सब एक ऐसे
एक ऐसा लो में गया कि उसको संभलते संभलते बहुत सारा वक्त लगा। अब ये दिखाता है कि जो कर्ज में कमी हुई, इसका मतलब है कि रियल्टी सेक्टर वहां से निकलकर थोड़े बेहतरी में आया है। इसमें बुकिंग वैल्यू बढ़ा है। तो मुझे मुझे लगता है कि आगे चल करके रियल्टी सेक्टर हर एक एरियाज में आप चाहे स्टेट की बात कर लीजिए, चाहे जो हाईली अर्बनाइज्ड जो सेंटर्स हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, या जो दूसरे और जो सेकेंड टायर सिटीज हैं, उन सब में स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा रियल एस्टेट में एक रिलीफ का वक्त आ गया है। तो ये एक उन लोगों के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स के पास लोगों की पोजीशन फंस गए थे और तमाम लोग रेरा में गए थे। तो ये उम्मीद करें कि बहुत सारे जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी दोबारा हो सकता है कि चालू हो जाएं और लोगों सबके नहीं, उसमें देखिए, इसमें बैंक फंसे हुए थे, बैंकों के लिए बेहतर होगा। इसमें जिन्होंने अपनी बुकिंग करवा ली थी, जिनको हैंडओवर नहीं मिल रहा था, जिनको डिलीवरी नहीं मिल रही थी, उनको अब प्रोजेक्ट पूरे होंगे। बिल्डर जो है वो डेट के दबाव से थोड़ा बाहर निकलेगा। तो एक विन विन सिचुएशन होगा बैंकर्स के लिए भी, बिल्डर्स के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। चलिए, तो फिलहाल के लिए सर अब इस कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है। पवन जी, आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको भी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको, आपके पूरे परिवार को, सभी दर्शकों को हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद जी, कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लोग लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और वीकेंड पर आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम लगातार लेकर के आते ही हैं। तो इस बार भी आप कंपनीनामा देखिए। इसके अलावा रविवार को हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान होंगे और उनसे हम समझेंगे कि बाज़ार की दिशा दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद क्या कुछ बदलती हुई दिखाई देगी। तो इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। वीकेंड पे हमारे साथ बने रहिए। मुझके लिए बाकी मुझको इजाज़त दीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये संबोधन